हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक करेंगे 1857 रिवोल्ट का। और इस टॉपिक को हम लोग एमसीक्यू से करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चंस को देखने से पहले एक ब्रीफ समरी ले लेते हैं इस टॉपिक का, ताकि हम लोग को क्वेश्चंस को टैकल करने में इजी हो। समझे? तो फ्रेंड्स, ये जो रिवोल्ट था 1857 का, हाँ, उसका जो इमीडिएट काउज था, तत्कालिक रीजन था, वो था इनफील्ड राइफल का इंट्रोड्यूस होना। क्योंकि फ्रेंड्स, इनफील्ड राइफल में जो कार्ट्रिज यूज हो रहा था ना, उसको दांतों से काटना होता था। और जो इंडियन सोल्जर्स थे, उनका मानना था कि उस पे एक लेयर है जो जिसमें काऊ और पिग फैट का कंटेंट पाया जाता है। और जो पिग फैट है वो मुस्लिम्स के सेंटीमेंट को हर्ट कर रही थी, और जो काऊ फैट है वो हिंदूज के सेंटीमेंट को हर्ट कर रही थी। तो इसी कारण जो है मार्च 1857 में एक सैनिक थे मंगल पांडे, 34th नेटिव इन्फेंट्री के, बैरकपुर में डिप्लॉय थे। बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था इस राइफल को यूज करने से, और अपने सीनियर्स पे अटैक कर दिया था। तो फ्रेंड्स, उनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। और उसके बाद 9 मई को 85 सोल्जर्स मेरठ में इस राइफल को यूज करने से मना कर दिया। तो 85 सोल्जर्स को 10 साल का कारावास का सज़ा सुना दिया गया, इम्प्रिजनमेंट का सज़ा सुना दिया गया। समझे फ्रेंड्स? तो ये तो थी तत्काल रीजन। लेकिन इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन जो था वो मासेस का था। और ये मासेस इस रिवोल्ट को ज्वाइन क्यों की थी? क्योंकि उसके पीछे लॉन्ग टर्म काउज था। काफ़ी जो वो टेम्पो था इस रिवोल्ट के लिए, वो काफ़ी पहले से बन रहा था। तो उसके पीछे पॉलिटिकल काउज भी थे, सोशल एंड रिलीजियस काउज भी थे, इकोनॉमिक काउज भी था, मिलिट्री काउज भी था। तो दोस्तों, जो पॉलिटिकल काउज था, जो राजनीतिक कारण थे, वो थे ब्रिटिशर्स का जो पॉलिसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और सब्सिडियरी अलायंस का। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, इसको जो ज़्यादातर यूज किए थे वो लॉर्ड डेलाउजी किए थे, जो 1848 से 1856 तक उनका कार्यकाल था इंडिया में। और जो सब्सिडियरी अलायंस था, उसको लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में। समझे? तो लॉर्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है, जिस भी राजा का अपना पुत्र नहीं होता था, एडॉप्टेड होता था, उस एडॉप्टेड सन को ब्रिटिशर्स जो है किंग मानने से मना कर देते थे, और उस स्टेट को डायरेक्टली एनेक्स कर ले रहे थे। समझे? और सब्सिडियरी अलायंस के तहत कोई भी स्टेट का मिलिट्री को ये लोग डिसबैंड करवा देते थे, नेटिव मिलिट्री को, और अपना ब्रिटिशर्स का जो अपना मिलिट्री था उसको डिप्लॉय करवाते थे। और उस स्टेट का जो फॉरेन पॉलिसी था ना, उसको अपने अंडर ले लेते थे। समझे? तो राजा जो है वो इंडिपेंडेंट रहा नहीं। समझे? तो ये तो थी पॉलिटिकल रीजन। और सोशल और रिलीजियस रीजन जो था वो था कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो आ रहे थे यूरोप से, और क्रिश्चियनिटी का यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे थे, और धर्म परिवर्तन भी यहाँ करवा रहे थे, ऐसा भी मानना था लोगों का उस समय। और जो सती के प्रैक्टिस को एबोलिश करवाए लॉ ला के, राजा राम मोहन राय की मदद से जो विलियम बेंटिक लॉ लाए थे, सती को बैन करने का, फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकने का, विडोरी मैरिज को लीगलाइज कर दिए थे। वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन को भी जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू मुस्लिम थे वो शक की निगाह से देख रहे थे। तो ये सब जो इस्टेब्लिश्ड सोशल स्ट्रक्चर था ना इंडिया में, उसके लिए थ्रेट था। तो ये सब रीजन भी थे जिससे काफ़ी लोग इस रिवोल्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे। इकोनॉमिक काउज तो था ही, हैवी टैक्सेस लैंड पे लग रहे थे, जिसके वजह से जो
पीजेंट थे, वो मनी ट्रैप में मनी लेंडर के फंस जाते थे। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बॉन्डेड लेबर की तरह काम करती थी, बिना पैसे के मजदूरी करते थे वो लोग। और जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो मेथड था ना, वो काफ़ी हार्श हुआ करता था। आप लोग मूवी में जमींदार्स वगैरह को देखे होंगे, कितने रूडली वो रेवेन्यू को कलेक्ट करते हैं, समझे। और यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, और वहाँ से जो बन के फिनिश्ड गुड्स आ रहे थे ना, कपड़ा वगैरह, वो इतना सस्ता थे कि हम लोग जो बनाते थे अपने देश में, उसके कम वो उसको compete ही नहीं कर पा रहे थे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था इंडिया में, और वहाँ से भी बेरोजगारी जो है फिर गांव की तरफ मूव कर गई। जो बेरोजगार हुए गांव आए, फिर से वो इसी ट्रैप में आ गए हैं। मतलब खेती किए, फिर उसको टैक्स देने के चक्कर में फिर मनी लेंडर से फिर पैसा उठाया, फिर ब्याज के दलदल में फंस गए, फिर बॉन्डेड लेबर बन गए। तो ये रीजन भी था। मिलिट्री का उस था कि टोटल जो ब्रिटिश सोल्जर्स इंडिया में थे, उसमें 87% इंडियन ही थे। और सेम रैंक के लिए यूरोपियन को ज़्यादा पे किया जाता था और इंडियंस को कम। और एक एक्ट लॉर्ड कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था 1856 से आई थिंक जो है वो 62 तक था, समझे। 6 साल यहाँ पे उनका कार्यकाल था। उसमें एक एक्ट पास हुआ था, जनरल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट। उसके तहत जो इंडियन सोल्जर्स को घर से काफ़ी दूर भी भेजा जा रहा था अपने सर्विस के लिए, समझे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ लॉन्ग टर्म का कारण थे जिसके कारण इस रिवोल्ट में मासेस का पार्टिसिपेशन हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स, दुर्भाग्य से इस रिवोल्ट में जो है कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं था, उस एक सेंट्रल गोल नहीं था। किसी को पता नहीं था कि इस रिवोल्ट को लेके कहाँ जाना है। दोस्तों, मेरठ में तो वहाँ पे सब दिल्ली चलो, दिल्ली की तरफ सब बढ़ने लगे थे। दिल्ली पहुँच पहुँच के जो है फिर बहादुर शाह जफर को, एक बूढ़ा किंग था, उसको किंग घोषित कर दिए, समझे। और इसके वजह से ब्रिटिशर्स उनको भी जेल भेज दिए थे, रंगून, समझे। वहाँ वहीं पे उनका डेथ भी हो गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे ना सेंट्रल लीडरशिप थी, ना कोई गोल था इस रिवोल्ट का, समझे। सब अपने कारण के लिए यहाँ पे लड़ रहे थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस रिवोल्ट में जो सेंटर ऑफ रिवोल्ट थे, जैसे दिल्ली में जो लीडरशिप कर रहे थे वो बहादुर शाह टू और बख्त खान थे। लखनऊ, अवध, आगरा में जो कर रही थी वो हजरत बेगम महल थी। कानपुर से नाना साहेब तांतिया टोपे थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। बिहार से कुंवर सिंह थे। बरेली से खान बहादुर खान थे। मेरठ से कदम सिंह थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, समझे। तो ये कुछ सेंटर्स हैं और लीडर्स हैं जो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किए थे। और फ्रेंड्स, ब्रिटिशर्स 1859 आते आते जो इस रिवोल्ट पर पूरा पूरा कंट्रोल कर लिए थे। और हुआ क्या था ना कि जो पावर था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा पूरा ट्रांसफ़र हो गई थी क्राउन को। ब्रिटिशर्स जो पार्लियामेंट थी वो कानून बनाएगी अब इंडिया के लिए, समझे। और जो जो वाइस पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ था ना 1833 में। अभी 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होगी, उसमें वाइस रॉय का ऑफिस क्रिएट किया जाएगा। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब क्या कहलाएगा इंडिया में? वाइस रॉय कहलाएगा। और जो पहला वाइस रॉय है वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी यही होंगे, समझिए। इन्हीं के समय ये रिवोल्ट हुआ था और इनका कार्यकाल 1856 टू 62 था, समझे। और इनके समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 1858 का। और क्या बोलते हैं उसको, इंडियन काउंसिल एक्ट भी 1861 का पास हुआ इनके कार्यकाल के समय, जो इंडिया में पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, समझे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ तथ्य हैं जिसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन द 1857 सेपॉय म्यूटिनी द सेपॉयज हैड ऑब्जेक्टेड टू कार्ट्रिजेज मेड बाय विच कंपनी।
तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया था इनफील्ड राइफल का। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। और ये उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये प्लेसेस हैं और जो जो इस सेंटर पे जो लीडरशिप थी उसका टेबल है, इसको याद करना है। हर एग्जाम में कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा कि लखनऊ में कौन लीड कर रही थी, दिल्ली में कौन लीड कर रही थी। मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है विच गवर्नर जनरल इन 1856 decided that Bahadur Shah Jafar will be the last Mughal emperor and after his death none of his descendants would be recognized as king। तो फ्रेंड्स कौन सा गवर्नर जनरल डिसाइड किए थे कि बहादुर शाह जफर के बाद जो है उनका कोई भी डिसेंडेंट होगा वो किंग नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कैनिंग। ओके, इन्होंने डिसाइड किया था कि बहादुर शाह जफर के बाद जो है उनका कोई भी जो उनके वंश से होगा उनको राजा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। उनको रेड फोर्ट से भी उनके फैमिली को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, समझे। तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हर पॉइंट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन हर पॉइंट से क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है, तो इसके थ्रू इसका आप नोट्स बनाते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा बार बार, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑफ इंडिया। 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड दो यहाँ पे स्टेटमेंट है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो पहला स्टेटमेंट है वन ऑफ द रीजन ऑफ इट्स फेल्योर वाज डिसयूनिटी अमंग द इंडियंस। तो ऑब्वियस है कि इस कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं है, कोई एक गोल नहीं है, तो डिसयूनिटी तो था ही, इसमें नो डाउट डिसयूनिटी था, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा द रिवोल्ट ऑफ 1857 इंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो पावर है ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफ़र हो जाती है क्राउन को, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो टोटली ख़त्म हो जाती है इंडिया से, तो बोथ 1 और 2 सही हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ये कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इसको देखिएगा आप लोग, नोट डाउन कीजिएगा। फिर और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट जो एक्ट पास की थी 1858 में, जिसमें जो पावर ट्रांसफ़र हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को, समझे। तो उसमें बताया गया है कि जो ब्रिटेन में जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक ऑफिस बनाया गया जो जो टोटली इंडिया पे फोकस करेगी। उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स दिए गए हैं, समझे। इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस को वाइसरॉय में कन्वर्ट कर दिया गया, समझे। तो यही पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द 1857 रिवॉल्ट। तो पहला ऑप्शन है एरोगेंस ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, तो ये तो होगा नहीं। सेकेंड है सोल्जर्स इनडिसिप्लिन, ये भी गलत है। इंडियन सोल्जर्स वेयर डिसमिस्ड एंड सेंट टू जेल, ये भी गलत है। लास्ट है द बिहेवियर ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर्स, हाँ तो ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि उनका बिहेवियर इंडियन सोल्जर्स के लिए सही नहीं था। वो बोलते हैं कि रेशियलिज्म का उनके अंदर ये था, मतलब क्या बोल, रेशियलिज्म मतलब कि उनका मानना था कि इंडियन सोल्जर्स तो है वो इन्फीरियर हैं, वो उतने काबिल नहीं हैं जितने ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, समझे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो देखते हैं स्टेटमेंट ए क्या है। ब्रिटिश रिगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री इन 1859 आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ठीक है, 1859 आते आते जो है ब्रिटिश जो है पूरा सप्रेस कर देती है रिवॉल्ट को और कंट्रोल कर लेती है फिर। और सेकेंड स्टेटमेंट है वन ऑफ द फ्यू चेंजेस दैट टुक प्लेस आफ्टर द रिवॉल्ट इज दैट द गवर्नर जनरल वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। तो ये भी स्टेटमेंट सही, वाइसरॉय का ऑफिस क्रिएट किया गया था और ब्रिटेन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का किया गया था, समझे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है फ्रेंड्स।
आ, तो हम लोग जो है ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे, समझे। तो ये कुछ रिलेटेड पॉइंट्स है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग 1857 रिवॉल्ट। तो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, उससे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिया गया है। तो पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट्स उससे जो रिलेटेड दिया गया है वो सही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड। बिल्कुल सही है। 1801 में इसको सब्सिडियरी एलाई बनाया गया और 1856 में जो है उसको डायरेक्टली एनेक्स कर लिया गया। बेसिस क्या बनाया, माल एडमिनिस्ट्रेशन का। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इस रिवोल्ट के होने का, समझे, इस रिवोल्ट को ज़्यादा इंटेंस बनाने का, समझे। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इन 1856 गवर्नर जनरल डेलाउजी डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी the last Mughal king and after his death none of his descendant would be recognized as king। तो फ्रेंड्स अभी अभी हम लोग देखे थे, वो डेलाउजी नहीं थे, वो लॉर्ड कैनिंग थे। वो डिसाइड किए थे कि बहादुर शाह जफर जो हैं वो लास्ट मुगल किंग होंगे और उनका कोई भी जो वंशज होगा उसके बाद किंग के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं होगा, समझे। था तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे आंसर होगा, यहाँ पे ये करेक्ट नहीं है, समझे। थर्ड देख लेते हैं, इम्पोजिशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द रिवॉल्ट। तो वो तो था ही, सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये पॉलिटिकल रीजन थे। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इवेंचुअली ब्रोक आउट ओवर द इंसिडेंट ऑफ ग्रीस्ड कार्टिज। तो ये भी सही है कि उनका मानना था जो उस पर ग्रेसिंग है, जो लेयर है उसमें पिग और काउ फैट का कंटेंट है, जिससे सोल्जर्स रिफ्यूज कर रहे थे, जो इमीडिएट रीजन जो तत्कालिक कारण में हम लोग देखे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इसको आप पढ़िएगा और एक नोट्स बना लीजिएगा छोटा सा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसमें से कौन सा जो किंग या क्वीन थी जिन्होंने मदद नहीं किया था ब्रिटिशर्स को 1857 के रिवॉल्ट को दबाने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल अवध की थी। लखनऊ, अवध और आगरा में ये लीडरशिप ली हुई थी इस रिवॉल्ट का हजरत बेगम महल, समझे। और ये जो सिंधिया के जो ग्वालियर के सिंधिया थे, इंदौर के होलकर थे, निजाम थे हैदराबाद के, सिकंदर बेगम थे भोपाल के, ये सब मदद किए थे ब्रिटिशर्स का इस रिवॉल्ट को दबाने में, समझे। ये फिर से वही टेबल है, सेंटर ऑफ रिवॉल्ट, उसके पीछे जो लीडरशिप थी और कौन सा ब्रिटिश जो है उसको रेजिस्ट कर रहा था, समझे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको याद रखिएगा। झांसी से लीडरशिप रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी और जो ब्रिटिश के तरफ से जो रेजिस्ट कर रहा था वो हररोज था, समझे। इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो रीजन्स है, काउजेज है, जो लॉन्ग टर्म काउज हम लोग देखे थे वहाँ पे है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन है, हु रिगार्ड्स द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द सोर्स स्प्रिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो 1857 के रिवॉल्ट को कौन राइटर बोले हैं सोर्स स्प्रिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए, पीसी जोशी। और जैसे वी डी सावरकर थे, वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं इसको। बहुत सारे जो जो ब्रिटिशर्स हिस्टोरियन थे वो इंडियन म्यूटिनी बोलते हैं इसको। तो आप लोग देखिएगा, अलग अलग राइटर अलग अलग नाम देते हैं इस रिवोल्ट को, समझे। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बिलीव्ड टू बी अ लीडर ऑफ सन्यासी एंड फकीर्स कंस्पायरिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1857। दोस्तों ये जो मूवमेंट था ना 1857, ये सन्यासी रिवोल्ट से भी इंस्पायर्ड था। सन्यासी रिवोल्ट का जो सक्सेस था, जो जिस हद तक उन्होंने ब्रिटिशर्स को खदेड़ दिया था या उनको परेशान किया था ना, उससे भी इंस्पायर्ड है ये रिवोल्ट। तो पूछा गया है कि सन्यासी और
फकीर्स का जो रिवॉल्ट था उसका लीडर किसको माना जाता है, मतलब तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स नाना साहब। नाना साहब कौन थे? बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन थे नाना साहब। कानपुर से लड़ रहे थे 1857 के रिवॉल्ट में, समझे। तो ये भी अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे। बाजीराव टू का पेंशन ब्रिटिशर्स बंद कर दिए थे, और पेंशन बंद होने के बाद जो है ये रिवॉल्ट छेड़ दिए थे उनके, मतलब इनका भी था। ऐसा नहीं था कि वो देशभक्ति वगैरह के लिए लड़ रहे थे, ऐसा नहीं था, समझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द लीडरशिप एट दिल्ली वाज नॉमिनली इन द हैंड्स ऑफ बहादुर साहब बट द रियल कंट्रोल वाज एक्सरसाइज्ड बाय। बोला गया है कि 1857 के रिवॉल्ट में कि नॉमिनल जो हेड थे, नॉमिनली जो पावर था वो बहादुर शाह जफर के हाथ में था, बट रियल कंट्रोल जो उसको कर रहा था वो कौन कर रहा था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना वो है जनरल बख्त खान, समझे। ये दिल्ली से यही दोनों लीडरशिप प्रदान कर रहे थे, बहादुर शाह टू और बख्त खान। बख्त खान जनरल हुआ करते थे आर्मी के, समझे। ये कुछ पॉइंट है यहाँ पे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। इसमें हर पॉइंट को 1857 से इसका क्वेश्चन ही नहीं बन सकता जो इससे बाहर होगा। हर पॉइंट को कवर किया गया है। आप लोग बस इसके हर क्वेश्चन के बाद जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखें, उसका नोट्स बना, और इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से समझें। आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा, समझे। इसके लिए आप लोग एश्योर रहें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, समझे। चलिए, थैंक यू।